हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर्स वीडियो में। और आज ढेर सारे टॉपिक है, बहुत सारे, उन सब पर बात करेंगे क्या करके। तो क्या क्या टॉपिक्स है पहले वो देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या क्या हैं। तो देखिए, गगनयान का टेस्टिंग सफल हुआ है, जो क्रू मॉड्यूल है उसका, और उसकी लैंडिंग की गई है बंगाल की खाड़ी में। इस पर डिटेल बात करेंगे क्वेश्चन आंसर के जरिए। देश का सबसे ऊंचा तिरंगा किस बॉर्डर पर फहराया गया है? किस देश ने एक साल में परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाकर 500 कर ली है? प्राइम मिनिस्टर ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की ट्रेन का उद्घाटन किया, तो इसका नाम क्या रखा गया है? बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का बजट क्या है? किसने इसको लॉन्च किया है और क्या क्या है उस रोड मैप में, उस पर बात करेंगे। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने 3 नए जिलों का गठन किया है और संख्या बढ़ गई है। 3 जिलों के नाम क्या है, उन पर बात करेंगे। इजराइल हमास युद्ध आपको पता है चल रहा है, तो उस दौरान किस अस्पताल में हमला हुआ जिससे 500 लोगों की मौत हो गई एक ही जगह, और ये पूरी दुनिया में डिबेट चल रहा है इस पर। इजराइल हमास युद्ध के दौरान यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन वो किस देश की यात्रा पर पहुंचे हैं, क्या क्या हुआ है वहां पर और क्या चल रहा है, इस पूरे मुद्दे पर वो भी बात करेंगे। भारत की सख्ती के बाद किस देश के 41 डिप्लोमेट को स्वदेश लौटना पड़ा है, और इस पर अमेरिका भी इन्वॉल्व हुआ है, उस पर बात करेंगे। क्या मामला है, कैसे क्या चल रहा है, इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी है वो। इसके अलावा और भी कई क्वेश्चन है, सब पर बात करेंगे दोस्तों। तो ढेर सारे टॉपिक है, देखते जाइए पूरा वीडियो। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, तो इसके रॉकेट की लॉन्चिंग कहाँ से हुई है? आंसर का सतीश धवन स्पेस सेंटर से। मिशन का नाम क्या था? टेस्ट व्हीकल ऑर्बिट मिशन 1 यानी TVD-1। ओके, तो इसरो ने 21 अक्टूबर को यानी आज ही गगनयान मिशन के क्रू एस्केप सिस्टम की सक्सेसफुल ये लॉन्चिंग की है, टेस्टिंग की है। श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये लॉन्चिंग हुई आंध्र प्रदेश से सुबह 10 बजे। और इस मिशन में 17 किलोमीटर ऊपर उठने के बाद जाने के बाद श्री हरिकोटा से करीब 10 किलोमीटर दूर, आगे मैं आपको एनिमेशन के ज़रिए दिखा देता हूँ, हाँ ग्राफिक्स के ज़रिए, ये इस तरीके से उड़ा और ऊपर आकर और 14 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से यहाँ ये लैंडिंग हुई है, और 10 किलोमीटर पर ये जो क्रू एस्केप है वो हुआ है। ठीक है, तो क्या है क्रू एस्केप, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, शुरुआत में तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी कि रॉकेट लॉन्च हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और ये पूरा जो सिस्टम है ना, ये इस तरह का है। गगनयान मिशन आपको पता होगा कि उसके ज़रिए 2024 के लास्ट में या 2025 की शुरुआत में भारत के अंतरिक्ष यात्री जाने वाले हैं अंतरिक्ष में, और कुछ वक्त बिताने के बाद वो वापस पृथ्वी पर लौटेंगे। तो ये लौटने की व्यवस्था है, जाने की और फिर लौटने की, तो ये पूरा आना है वहाँ से। तो ये सुरक्षित कैसे एस्ट्रोनॉट जो हैं वो पृथ्वी पर यहाँ पर लैंड करेंगे, उतरेंगे, उस पूरे सिस्टम की ये टेस्टिंग की गई थी। ओके, टेस्ट फ्लाइट था और 3 हिस्से थे इसके। ऑर्बिट मिशन के लिए बनाया गया सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट था, क्रू मॉड्यूल था, क्रू एस्केप सिस्टम था, तो ये सब था। हालांकि अभी उस तरह का वातावरण नहीं था जैसा कि मानव मिशन के दौरान होगा, ह्यूमन मिशन के दौरान होगा। अभी कुछ उसमें मॉडल रख दिए गए थे मनुष्यों के, और ये लॉन्च किया गया था। तो ये इस तरीके से है, यहीं पर ये एस्केप सिस्टम था पूरा, और ये वाला, और यही बंगाल की खाड़ी में उतरा है, लैंड किया है। ठीक है, आज ये भी हो रहा था कि लॉन्च हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। 8 बजे का टाइम था लॉन्च करने का, लेकिन मौसम ठीक नहीं होने की वजह से इसको टाइम को डिले किया गया। फिर जब लॉन्चिंग की गई तो 5 सेकंड पहले इंजन फायर नहीं हो सके थे, मिशन टल गया, लेकिन कुछ देर बाद गड़बड़ी ठीक कर ली गई और फिर लॉन्चिंग हो गई और एक सफल ये टेस्टिंग हुई है। ओके, तो हुआ यही कि टेस्ट व्हीकल जो है वो रॉकेट ऊपर उठा है, और ये साउंड की स्पीड से 1.2 गुना ज़्यादा था, और ऑर्बिट जैसे सिचुएशन बनाई गई लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर। उसके बाद फिर मॉड्यूल, और ये पहले देखिए रॉकेट का निचला हिस्सा अलग हो गया, उसके बाद फिर क्रू मॉड्यूल जो है ये अलग हुआ, उसमें पैराशूट लगे थे, पैराशूट से ये समुद्र में गिरा बंगाल की खाड़ी में, और बाकी हिस्सा जो रॉकेट का है, जो ऊपर का हिस्सा है वो यहाँ उसके 4 किलोमीटर आगे ये गिरा है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात है, आगे आने वाले वक्त में भारत एक नई बुलंदी हासिल करने वाला है। ठीक है,
तो यहाँ क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन ये होता है कि इसका नाम क्या रखा गया था। एक तो कहाँ से लॉन्च हुआ था, ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। दूसरी बात कि इस मिशन का नाम क्या था, मिशन का नाम था TVD-1, ठीक है। इसके बाद फिर TVD-2 लॉन्च होगा, फिर D3 लॉन्च होगा, फिर D4 लॉन्च होगा। ये सब टेस्ट फ्लाइट है, ओके। तो इसरो के चेयरपर्सन कौन है, एस सोमनाथ। मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में। और ये कहाँ से लॉन्चिंग हुई है, सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये लॉन्चिंग के दौरान का ये देख रहे हैं आप फोटोग्राफ, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पसंद आ रहा हो लाइक बटन जोर दबा देना। क्वेश्चन हुआ अगला, भारत के किस पड़ोसी देश ने पिछले 1 साल में परमाणु हथियारों के जखीरे में बढ़ोतरी करके संख्या 500 कर ली है। आंसर होगा चीन, ठीक है। चीन ने ये काम किया है। और ऐसा किसने बताया है, अमेरिकी सरकार ने ये रिपोर्ट जारी की है अक्टूबर में कि पिछले 1 साल में अपने परमाणु हथियारों के जखीरे में काफ़ी अच्छी खासी बढ़ोतरी की है और 500 संख्या कर ली है। इससे पहले 2021 में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का ये आकलन था कि चीन के पास लगभग 400 परमाणु हथियार हैं। लेकिन अब अमेरिकी सैन्य मुख्यालय यानी पेंटागन की ओर से जो रिपोर्ट जारी हुई है, एनुअल रिपोर्ट, उसमें कहा गया है कि चीन के पास 500 परमाणु हथियार हो गए हैं। 2030 तक इस संख्या को दोगुना करना चाहता है और 2035 तक 3 गुना करना चाहता है, यानी 1500 परमाणु हथियार वो रखना चाहता है। हालांकि इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि चीन अभी सबसे पहले हमला नहीं करने की नीति अपनाए हुए है, ठीक है। तो कहाँ पर इसने अपने परमाणु हथियारों को रखा हुआ है, तो कुछ सैटेलाइट फोटोग्राफ भी जारी हुए हैं। चीन का जो पूर्वी शिनजियांग है उसके बड़े इलाके में भूमिगत साइलो यानी स्टोरेज वो बनाने के लिए सैकड़ों की तादाद में गड्ढे खोदे गए हैं। और इस तरीके से साइलोज यानी गड्ढे, वहाँ पर इन परमाणु हथियारों को रखा जा रहा है। ढेर सारे गड्ढे ये खोदे गए हैं, ये सब रिपोर्ट्स सामने आई हैं, ठीक है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो संख्या बढ़ गई है, अभी 500 हुई है, लेकिन चीन के पास जो परमाणु हथियार है, वो जो जखीरा है उसके पास, वो अमेरिका और रूस की तुलना में अभी छोटा है, कम है, ओके। इससे पहले जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी की जो रिपोर्ट आई थी 2023 की, उसके मुताबिक ये था सबसे ज़्यादा जो परमाणु हथियार है वो रूस के पास है, उसके बाद फिर अमेरिका के पास है, ठीक है। तो वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस जो उस रिपोर्ट में ये डेटा था पिछली रिपोर्ट का, वो भी मैं यहाँ पर आंकड़ा दे देता हूँ। तो सबसे ज़्यादा रशिया के पास इस रिपोर्ट के अनुसार 5889, ओके। उसके बाद USA, फिर चाइना था 410 था, लेकिन अब वो संख्या बढ़ाकर कितना कर लिया, 500 कर लिया है उसने, जो ताज़ा रिपोर्ट है उसके मुताबिक। भारत के पास जो ये आंकड़ा बताया जा रहा है सिपरी के अनुसार, वो 164 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बात थी, चीन के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS की ट्रेन का उद्घाटन किया। तो इसका नाम बताएं, क्या नाम रखा गया है। आंसर होगा नमो भारत। क्या नाम है, नमो भारत रखा गया। इसको कहेंगे रैपिड एक्स भी कहेंगे शॉर्ट में, ठीक है, रैपिड एक्स भी कहेंगे, और नाम इसको जाना जाएगा नमो भारत के नाम से, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर को इन ट्रेनों का उद्घाटन किया, इनको लॉन्च किया। आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, नमो भारत नाम रखा गया है। नमो का आमतौर पर ये माना जाता है NA नरेंद्र, MO मोदी, आमतौर पर ये है, लेकिन सरकार की ओर से नहीं कहा जाता कि नमो का मतलब क्या है, नाम है। एक मेडिकल कॉलेज का भी नाम रखा गया था, नमो मेडिकल कॉलेज, और आप देख रहे हैं ट्रेन का नाम नमो के नाम से है, ठीक है। नरेंद्र मोदी के नाम से एक स्टेडियम भी है जो कि गुजरात में है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस रेलवे स्टेशन से देश की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन नमो भारत, जिसको कहेंगे रैपिड एक्स, तो उसका उद्घाटन किया है। आंसर होगा साहिबाबाद रेलवे स्टेशन से, ठीक है। ये जो साहिबाबाद रेलवे स्टेशन है वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ज़िले में है। और जो पहला नमो भारत ट्रेन जो लॉन्च किया गया है, किस कॉरिडोर पर, ये भी सवाल हो सकता है, तो दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर इसको शुरू किया गया है, ठीक है। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर जो है उसकी लंबाई लगभग 82 किलोमीटर है
और इसके अभी 17 किलोमीटर के दूरी पर अभी ट्रेनों को शुरू किया गया है और फिलहाल 5 स्टेशनों में ये रुक रही है ट्रेन। उसके बाद ये 2025 तक इस पूरे कॉरिडोर में यानी दिल्ली मेरठ पूरे कॉरिडोर में ये ट्रेन चलाई जाएंगी और लगभग इस पर 30,000 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। ठीक है, तो ये सिस्टम है क्या? ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और जिसकी ट्रेन का नाम है नमो भारत। तो देखिए एक समझ लीजिए आप कि जो मेट्रो ट्रेनें होती हैं तो मेट्रो ट्रेनों का ही एक बेहतर रूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये सेमी हाई स्पीड है इसकी और हाई फ्रिक्वेंसी कंप्यूटर ट्रांजिट सिस्टम इसमें बनाया हुआ है और इस सिस्टम प्रोजेक्ट को नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी NCRTC, ठीक है, तो NCRTC उसके द्वारा ये लागू किया गया है। यहाँ भी मैंने कंटेंट भी दिखा दिया। और ये जो NCRTC जो है ना वो हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली इन राज्यों की एक संयुक्त कंपनी है, उद्यम है। ओके, तो ये है और इसकी स्पीड अगर हम देखेंगे तो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड की डिज़ाइन रखी गई है। ऑपरेशन गति यानी अभी जो चल रही है हाई स्पीड ये 160 किलोमीटर पर आवर और एवरेज स्पीड देखेंगे क्योंकि आप देखिए कि ट्रेन जो चल रही है कहीं स्लो भी होना है, कहीं रुकना भी है, कहीं आगे बढ़ना है, तो अगर एवरेज निकालेंगे तो 100 किलोमीटर पर आवर की ये इस स्पीड से ये दौड़ती है। ओके, तो ये जो नमो भारत ट्रेन है इसमें कई तरह के कोच हैं, जैसे प्रीमियम कोच है, बाकी स्टैंडर्ड कोच है, ठीक है। और ये जो कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है तो टोटल 8 कॉरिडोर ये विकसित किए जाएंगे RRTS प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार ये 8 कॉरिडोर शुरू किए जाने हैं, जिनमें दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ कॉरिडोर है, दूसरा है दिल्ली गुड़गांव अलवर कॉरिडोर है, तीसरा है दिल्ली पानीपत कॉरिडोर, ठीक है। तो ये फेज़ 1 में ये चल रहा है और फिर बाद में ये कॉरिडोर भी चलाए जाएंगे, शुरू किए जाएंगे। दिल्ली फरीदाबाद ये पलवल कॉरिडोर है, गाज़ियाबाद खुर्जा कॉरिडोर है, दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक कॉरिडोर है, अगला है गाज़ियाबाद हापुड़ कॉरिडोर और दिल्ली शाहदरा बरौत कॉरिडोर। तो ये 8 कॉरिडोर ये बनाए जाने हैं और ये सब आपने पूरा कंटेंट जाना, ठीक है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो दिल्ली मेरठ कॉरिडोर ये शुरू हुआ है, उसके कुछ स्टेशनों पर ये शुरू हुआ है, टोटल शुरू होने में अभी टाइम लगेगा, ओके। और ये जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है ये नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के तहत ही चलाया जा रहा है और इसमें हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली उसका एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबा देना आप। और हाँ, इसका PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। एक और बात कि अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण होता है और उसकी तैयारी हो पाएगी इस मेंबरशिप प्लान के ज़रिए। इसके ज़रिए अगले 1 साल तक यानी 365 दिनों तक करंट अफेयर्स का PDF मिलता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। वो आप PDF हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं आप। इसके अलावा डेली मॉक टेस्ट, वीकली मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स का और मंथली मॉक टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का। इसके अलावा इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है, आप देखिएगा ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश ने किन टाइगर रिजर्व की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स यानी STPF के गठन को मंजूरी दी है? आंसर होगा A और B दोनों, यानी 3 टाइगर रिजर्व हैं। एक तो है नाम दाफा टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व और कमलांग टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो 3 हैं और ये अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 18 अक्टूबर को ये फैसला किया है, ठीक है। तो ये खास तरह का फोर्स होगा ताकि टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए ये काम करेगा, ओके। और ये सब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी उससे परमिशन और उसके अनुमति के बाद किया जा रहा है, ओके। तो अभी केंद्र सरकार में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है,
ओके। और आपको बताना है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं इस वक्त, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। कई बार मैंने बताया हुआ है आपको, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अक्टूबर 2023 में कौन से 3 नए जिलों के गठन की घोषणा की? आंसर का ये 3 क्या क्या नाम है? मलपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन, ठीक है। तो ये घोषणा अक्टूबर में अभी हाल ही में की गई है और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि वहाँ पर असेंबली इलेक्शन होने हैं, उससे पहले उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया। तो अब टोटल जो ज़िले हो गए हैं वहाँ पर 53 हो जाएंगे जल्द ही। अभी तो ऐलान हुआ है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते ही ये 53 हो जाएगा। और इससे पहले अगस्त में 19 नए ज़िले बनाए गए थे और 3 नए संभाग बनाए गए थे। तो अब ये 3 नए ज़िले बनाए गए हैं। कौन कौन से? तो एक तो टोंक से अलग होकर मालपुरा, चुरू से अलग होकर सुजानगढ़ और नागौर से अलग होकर कुचामन, ये बन रहा है। ओके। तो राजस्थान, उसके मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं, गवर्नर हैं कलराज मिश्र, राजधानी है जयपुर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त मनोहर सिंह गिल, MS गिल शॉर्ट में कहते हैं उनको, तो उनका निधन हो गया 15 अक्टूबर 2023 को। तो उन्हें कौन सा अवार्ड मिल चुका है? आंसर का पद्म विभूषण उनको अवार्ड मिल चुका है। 86 ईयर के थे, बीमार थे काफ़ी वक्त से और निधन हो गया। और वो मनमोहन सिंह की सरकार में खेल और युवा मामलों के मंत्री भी रह चुके थे, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री भी रह चुके थे, ठीक है। पंजाब कैडर के पूर्व IAS अधिकारी थे और 1996 से जून 2001 के बीच में वो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके थे। तो इस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो हैं राजीव कुमार। और 2 अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं वो कौन कौन हैं? अनूप चंद पांडे और अरुण गोयल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज, जो कि 418 फीट ऊंचा है, तो किस बॉर्डर पर फहराया गया? आंसर होगा अटारी वाघा बॉर्डर, ठीक है। न्यूज़ देख रहे हैं, अटारी वाघा बॉर्डर। तो केंद्रीय सड़क और परिवहन, इसके अलावा राजमार्ग मंत्री हैं, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी। तो उन्होंने 19 अक्टूबर को ये राष्ट्रीय ध्वज फहराया है अटारी बॉर्डर पे, वाघा अटारी बॉर्डर। और वहाँ BSF के संग्रहालय का दौरा करने गए थे और उसी दौरान उन्होंने ये झंडा फहराया है सबसे ऊंचा। ये जो ध्वज है ना, वो पाकिस्तानी जो झंडा है पाकिस्तान का, ठीक सामने दिखता है वहाँ पर, तो उससे 18 फीट ऊंचा है तिरंगा ये, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 418 फीट। इससे पहले यहाँ पर जो भारतीय ध्वज की ऊंचाई थी वो 360 फीट थी और अब 418 फीट हो गई है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बात। अच्छा, अटारी बॉर्डर है कहाँ पर? वो अमृतसर यानी पंजाब में है, अमृतसर ज़िले में। और अमृतसर ठीक शहर से लगभग 25 किलोमीटर पश्चिम में है और भारत और पाकिस्तान की सीमा यहाँ पर होती है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इजराइल और हमास के बीच युद्ध के दौरान गजा के किस अस्पताल में मिसाइल हमले से तकरीबन 500 लोगों की मौत हो गई? पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। आंसर होगा अल अहली अस्पताल, ठीक है। क्या नाम है? अल अहली अस्पताल। एक बार वहाँ चलते हैं, इजराइल गजा वहाँ पर। तो ये देख रहे हैं इजराइल और फ़लस्तीन का मैप, ठीक है। और ये रहा गजा। फ़लस्तीन में 2 टुकड़े हैं, 2 भाग हैं, उसमें से एक गजा है और ये वेस्ट बैंक है। तो गजा में यहीं पर इसी के आसपास ये पूरा जो विस्फोट वहाँ पर हुआ है, मिसाइल पहुँचा और पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। ये एक अस्पताल ख़त्म हो गया। और फ़लस्तीन की ओर से ये आरोप लगाया गया कि इजराइल ने लॉन्च किया था रॉकेट और उसकी वजह से ये हुआ है। हालांकि इजराइल का कहना है कि हॉस्पिटल पर जो हमला हुआ है उसमें उसका हाथ नहीं है और इस्लामिक जिहाद का रॉकेट था वो मिसफायर हुआ है और उसकी वजह से ये हुआ। हालांकि इसी दौरान जो
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि इजराइल ने ये हमला किया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गजा पर जो ये हमला हुआ उसको लेकर दुख जताया है। 500 लोगों की जो मौत हुई है वहाँ पर, उसको लेकर, ठीक है। और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है और इससे पूरा जो जियो पॉलिटिक्स है ना, वो कुछ बदलता हुआ सा नज़र आ रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर और बताएंगे आपको। क्वेश्चन होगा, इजराइल हमास युद्ध के दौरान अक्टूबर 2023 में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश की यात्रा की है? आंसर होगा इजराइल। इजराइल की यात्रा की है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, वो 17 अक्टूबर को इजराइल पहुँचे। और हालांकि बाइडेन जो है वो इजराइल के बाद जॉर्डन, मिस्र और फ़लस्तीन वहाँ जाकर उन तमाम देशों के नेताओं से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन गजा के जो अल अहली अस्पताल पर जो हमला हुआ उससे 500 लोगों की जो मौत हो गई ना, उसके बाद उनका दौरा रद्द हो गया, ठीक है। और इसी के साथ अरब नेताओं के साथ जो भी मीटिंग होने वाली थी वो रद्द हो गई। मतलब कि उस अस्पताल पर जो मिसाइल हमला हुआ, अब किसने किया ये तो डिबेट का मामला है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और ये जो हमला हुआ उस पर संदेह की नज़र से इजराइल पर देखा जा रहा है। तो उसके बाद से पूरी स्थिति, जो पहले बहुत सारे दुनिया के जो लोग थे वो इजराइल के सपोर्ट में थे, वो धीरे धीरे अब देखने को मिल रहा है कि वो चूँकि ये जो इजराइल पर जो आरोप लगा है और हमास पर भी आरोप लगा है कि उसी का रॉकेट मिसफायर हो गया, तो इसको लेकर थोड़ी स्थिति सी जो है ना बदलते जा रही है। गजा की हालत बहुत ख़राब है। वहाँ पर अब लोग सिर्फ जिंदा बचने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के पास घर नहीं बचे हैं, गलियों में रात गुजार रहे हैं। कब कहाँ से मिसाइल आ जाए और मर जाए उसका कोई पता नहीं उनको। पानी की सप्लाई बंद है, ऑयल की सप्लाई बंद है, तो खाने को लाले पड़े हुए हैं वहाँ पर। दुकानों में सामान बहुत कम है और इस दौरान अरब देशों की भी चिंता बहुत ही बढ़ गई है। गजा में जो जंग छिड़ गई है ना और उस पर अस्पताल पर जो हमला हुआ है, तो उसकी वजह से अरब देशों के जो शासक हैं, राष्ट्रपति हैं, उन सब की नींद उड़ गई है। देखिए, ट्यूनीशिया में जो 2010 में जो अरब स्प्रिंग कहा गया था उसको, उसमें क्या होता है, एक कारोबारी ने भ्रष्टाचार और अधिकारियों से तंग आकर खुद को आग लगा दी थी। और उसके बाद फिर विरोध प्रदर्शन जो शुरू हुए और उसके बाद फिर ट्यूनीशिया में सरकार बदल गई। फिर उसके बाद और भी कई देशों में तो पूरा सत्ता ही बदल गया। उदाहरण के तौर पर गद्दाफ़ी को देख लीजिए लीबिया में। तो कहीं ना कहीं अब डर तमाम अरब देशों के जो सत्ता पर बैठे लोग हैं उन सबको लग रहा है, क्योंकि अरब देशों में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया है और उनको डर है कि कहीं सब कुछ गंवा न दें हम, ठीक है, जान भी जा सकती है। तो ऐसी स्थिति तक आ गई है और ऐसे में पूरा जो माहौल है वो अजीबोगरीब हो गया है। अरब देश जो है वो परेशान है कि वो क्या कदम उठाएं, ठीक है, आगे। और ये युद्ध किस तरह का रूप लेगा कुछ नहीं कहा जा सकता है इस वक्त की जो स्थिति है। तो अब इजराइल की बात करें, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। और दूसरी तरफ से युद्ध चल रहा है वो जो एक आतंकी संगठन है हमास, उसके चल रहा है। और गजा जो है ना वो किस क्षेत्र में है? तो फ़िलिस्तीन में है। और फ़िलिस्तीन के प्रेसिडेंट कौन है? महमूद अब्बास, जो कि हिंसा पर विश्वास नहीं रखते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किसने लॉन्च किया? आंसर होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। कब? 18 अक्टूबर को लॉन्च किया उन्होंने। और ये जो एग्रीकल्चर रोड मैप है वो 5 वर्षों के लिए है, 2023 से 2028 तक के लिए होगा, ठीक है। तो कृषि रोड मैप है चौथा। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का बजट बताएं। आंसर होगा 1.63 लाख करोड़ रुपए, यानी 1,63,000 करोड़ रुपए, ठीक है। और ये रोड मैप 5 वर्षों के लिए होगा। अगले 5 वर्षों में फसल के विविधीकरण, बेहतर सिंचाई सुविधा, जो भूमि है और जल संरक्षण है उस पर, जलवायु अनुकूल एग्रीकल्चर, इन सब पर काम किया जाएगा। और उत्पादन और उत्पादकता ये सब को बढ़ाने की ये कोशिश होगी। देखिए, बिहार के 75% जो लोग हैं उनकी आजीविका का आधार एग्रीकल्चर है।
तो चौथा जो एग्रीकल्चर रोड मैप है उसमें क्या क्या है, देखिए दलहन और तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाया जाएगा, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम किया जाएगा ताकि सेहतमंद अनाज का उत्पादन हो सके। ओके, मिट्टी और जल के संरक्षण पर रिसर्च सेंटर बनेंगे, गया में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, मौसम अनुकूल खेती के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, तालाब और चेक डैम बनाने का टारगेट रखा गया है ताकि हर खेत तक पानी पहुंच सके। और क्या है, बंजर भूमि को उपयोग में लाया जाएगा और इसमें लेमन ग्रास, मेंथा, इन सब की खेती को बढ़ाया जाएगा ताकि वो आगे आने वाले वक्त में उससे उपज भी हो सके। 100 सीड हब और 20 मिलेट हब भी बनाए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा और क्या बातें हैं, मोटा अनाज उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए मिशन कार्यक्रम चलाया जाएगा, पुआल प्रबंधन किया जाएगा और एग्रीकल्चर जो उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं, उन सबको बेहतर किया जाए। सेकेंडरी एग्रीकल्चर कॉलेज भी ये सब खोले जाएंगे। ओके, भागलपुर के सबौर में सेकेंडरी एग्रीकल्चर कॉलेज खोला जाएगा और यहाँ पर पीजी स्तर की यानी पोस्ट ग्रेजुएट स्तर की पढ़ाई मिलेगी और डिग्री एमटेक की दी जाएगी। ओके, और क्या है, पौधा संरक्षण केंद्र, ओके, उसका संचालन होगा जो कि पीपीपी मोड यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उसके तहत होगा और युवाओं को रोजगार दिलाने की कोशिश की जाएगी। और भी मुद्दे हैं जैसे 4,80,000 पंप सेट की फ्री बिजली कनेक्शन किसानों को दिया जाएगा। ओके, कृषि फीडर में 31,078 ट्रांसफार्मर का वितरण किया जाएगा। राज्य के जो 54 बाज़ार समितियां हैं, 54 बाज़ार समितियां और ग्रामीण हाट, उन सबको आधुनिक बनाया जाएगा। कृषि विपणन निदेशालय उसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा 534 मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट भी संचालित की जाएंगी। ओके, ये मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट होंगी और पशु अस्पताल भी खुलेंगे 101, मतलब कि हर 8 से 10 पंचायत पर पशु अस्पताल खोले जाएंगे ताकि पशुओं की उचित देखभाल हो सके। गोपालगंज में नया डेयरी संयंत्र कारखाना वहाँ पर खोला जाएगा। तो ये मुख्य तौर पर ये एग्रीकल्चर जो रोड मैप है वो ये है। अब अगर बात करें एग्रीकल्चर रोड मैप के इतिहास के बारे में, ये महत्वपूर्ण है, खासतौर पर जो बीपीएससी का एग्जामिनेशन देने वाले लोग हैं और यूपीएससी का, उनको तो ये सब ध्यान रखना चाहिए। एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं, पिछले कुछ ट्रेंड रहे हैं। ठीक है, तो बिहार में एग्रीकल्चर रोड मैप का इतिहास देखें तो पहला रोड मैप जो आया था वो 2008 में आया था 2012 तक के लिए। ठीक है, इसमें किसानों को अपनी आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था और इसकी वजह से साल 2011-12 में नालंदा के एक किसान ने प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा धान की पैदावार की थी और चीन को पीछे छोड़ दिया था। जो रिकॉर्ड था चीन का वो छोड़ दिया था। और तो हाँ, इससे पहले ये रिकॉर्ड प्रति हेक्टेयर ये धान उत्पादन करने का वो चीन के पास था और फिर बिहार ने ही रिकॉर्ड तोड़ा था। नालंदा के ही एक गांव में ने आलू के उत्पादन में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। ठीक है, तो पहला एग्रीकल्चर रोड मैप था ये। दूसरा जो एग्रीकल्चर रोड मैप है ना, वो 2012 में लॉन्च किया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति उस वक्त थे प्रणब मुखर्जी, तो उन्होंने लॉन्च किया था और इसकी वजह से फल, सब्जी, ठीक है, अंडा, मछली, इन सब के उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी की गई हुई और उत्पादकता बढ़ने से किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ। ठीक है, तीसरा जो एग्रीकल्चर रोड मैप था वो 2017 में लॉन्च किया गया था। तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा। तो वो 2017 से 2023 तक ये रोड मैप चला और तीसरे रोड मैप की वजह से, ठीक है, क्या हुआ, बिहार में मछली उत्पादन में करीब 2.5 गुना बढ़ोतरी की गई। अब बिहार जो है मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। चावल, गेहूं और मक्का के उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार ये भी हुए। आलू, गोभी, बैगन और टमाटर के उत्पादन में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई। मखाना का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, उन सबको प्रोत्साहित किया गया है। ठीक है, और अब ये आया है चौथा एग्रीकल्चर रोड मैप। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने बताया और यह 2023 से लेकर 2028 तक के लिए, उसमें क्या टारगेट रखा गया वो सब मैं बता चुका हूँ आपको।
ठीक है, PDF भी है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। ओके, बिहार की बात कर रहे हैं हम लोग। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राजधानी है पटना। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश के 41 राजनयिकों यानी डिप्लोमेट्स को अक्टूबर 2023 में भारत छोड़ना पड़ा, जिनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भारत सरकार ने वापस लेने की बात कह दी थी? आंसर होगा कनाडा। ठीक है, न्यूज़ भी देख रहे हैं आप, और इसको लेकर काफ़ी ये देख रहे हैं आप, इसको लेकर काफ़ी अब तनातनी भी और बढ़ रही है। देखिए हुआ क्या, कनाडा में जो सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर, तो उसकी हत्या हुई थी, और उसके बाद वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भारत पर आरोप लगा दिया था कि हो सकता है कि भारत के एजेंट ने ये काम किया हो हत्या करने का। और इसके बाद से दोनों देशों में जो तनाव है ना वो बहुत बढ़ गया। तो अब हुआ ये कि भारत सरकार ने कनाडा से कहा कि दिल्ली में जो अपना उच्चायोग है या भारत में जितने भी काउंसलेट हैं और हाई कमीशन हैं, उन सब में टोटल जो संख्या है ना उसको कम किया जाए। मतलब कनाडा में जितने डिप्लोमेट्स भारत के हैं उतनी ही संख्या यहाँ पर रखी जाए। ऐसे में क्या हुआ कि 41 को हटाना था, वापस करना था। और भारत सरकार ने जो तमाम रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार भारत सरकार ने ये कह दिया था कि हम डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी यानी राजनयिक सुरक्षा वापस ले लेंगे अगर इनको वापस नहीं भेजा जाता तो। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी में क्या होता है ना, विशेषाधिकार होते हैं, जो स्थानीय कानून है वो सबसे छूट मिल जाती है, जैसे मुकदमा नहीं होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। कोई गलती होने पर उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये सब डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है। तो भारत ने तो ये कहा कि भाई ऐसा है कि जितनी संख्या भारत के डिप्लोमेट कनाडा में है उतना ही कनाडा के भारत में होने चाहिए। ओके, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद फिर कनाडा ने क्या किया है, अभी ये कहा है कि ये जो पूरा काम किया गया है भारत के द्वारा वो अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उसका उल्लंघन है। ठीक है, वियना कन्वेंशन का उल्लंघन का आरोप लगाया कनाडा के विदेश मंत्री ने। हालांकि उसके बाद तुरंत बाद भारत के विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय की ओर से साफ तौर पे कहा गया कि हमने कोई वायलेशन नहीं किया है इंटरनेशनल लॉ का, और जो वियना कन्वेंशन है उसके तहत हमने ये काम किया है। जितने हमारे राजनयिक आपके पास हैं उतने ही संख्या में यहाँ भी होने चाहिए थे। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा है। कनाडा की बात कर रहे हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, और राजधानी है ओटावा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों को लॉन्च किया है? आंसर होगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लॉन्चिंग की गई है, और ये महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किए गए हैं, और वर्चुअली ये उद्घाटन किया गया। इसमें ये होगा कि रोज़गार के अवसर प्रदान करने की कोशिश की जाएगी, स्किल डेवलपमेंट के लिए कोशिश होगी। ओके, तो ये सब काम किए जाएंगे। तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मुझे लगता है कि आपके काम का पसंद आया होगा, मतलब आपको। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे मंडे से लेकर सैटरडे तक डेली करंट अफेयर्स आता है, और कल संडे है, संडे को वीकली करंट अफेयर्स जरूर देखिएगा, और इवनिंग में रोज़गार समाचार भी आता है, जो अगले एक सप्ताह में जितने भी सरकारी वैकेंसीज़ हैं उन सब की भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।